हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अविवर्सिटी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम 12 सितंबर की शिफ्ट 3 उठाने वाले हैं। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर बेस्ट मेथड के साथ करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट चैनल पर नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम एसएससी सीजीएल 2025 प्री में जितने भी मैथ्स की शिफ्ट पूछी गई थी वो सारी यहाँ पर एक साथ कवर करने वाले हैं, लेक्चर बाय लेक्चर करके। और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको विद पेन, और जिन क्वेश्चंस पे पेन उठाने की नीड नहीं थी उनको विदाउट पेन उठाए, विद प्रैक्टिकल अप्रोच, विद लॉजिकल सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें इस विदाउट पेन की नीड क्यों पड़ी? विदाउट पेन की नीड पर इसलिए पड़ी क्योंकि अभी एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस। 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको जो क्वेश्चंस में पेन उठाने की नीड नहीं है उसमें पेन ना उठाया जाए, जिससे आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, खाली लॉजिक के दम पर, खाली अपने दिमाग के दम पर। और वो जो आपने टाइम सेव किया वो लंबे वाले क्वेश्चंस जो टफ नहीं है, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो टफ भी हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मैथ्स वाले सेक्शन में स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन लेके रेडी रहिए और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया है। ए 6 महीने के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 महीने के लिए 15 गाय रखता है। बी 6 महीने के लिए 15 गाय और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ें रखता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर खाती हैं, तो ए को किराए का कितना हिस्सा देना चाहिए? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ए क्या कर रहा है, यहाँ पर ए के पास घोड़े भी हैं, ए के पास गाय भी हैं, बी के पास गाय हैं और बी के पास भेड़ें हैं। अब इन सबको जोड़ के हमें बताना है कि ए को किराए का कितना हिस्सा देना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, ए और बी का आप कंपैरिजन कैसे करोगे? भाई ए के पास घोड़े और गाय हैं, बी के पास गाय और भेड़ें हैं, तो दोनों का कंपैरिजन कैसे हो जाएगा? अगर दोनों के पास ओनली गाय गाय या भेड़े भेड़े या फिर घोड़े घोड़े होते तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन अलग अलग इनके पास एनिमल्स है तो कंपेयर कैसे होगा? इसके लिए तो हमें आगे दिया है कि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर है और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर है, जिससे हम इनका कंपैरिजन कर सकें और दोनों का उसके बाद आसानी से हिस्सा निकाल सकें। अब जैसे ए है, ए ने क्या किया, ए के पास क्या है, 21 घोड़े हैं, लेकिन 21 घोड़े कितनी गायों के बराबर हैं? क्योंकि इसके पास गाय भी हैं घोड़े भी हैं, तो अगर हम घोड़ों को ही गाय बना ले तो ऐसे ही बी के पास गाय भी हैं और भेड़े भी हैं, तो हम यहाँ से भेड़ों को भी गाय बना सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर गाय हो जाएंगी ए और बी के पास, तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को, मतलब जितने सारे एनिमल्स हैं उनको एक ही एनिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है गाय में कन्वर्ट करो, आप सबको घोड़े में कन्वर्ट कर लो, कर सकते हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप सबको भेड़ों में कन्वर्ट कर लो अगर आप कर सकते हैं तो। मैं गाय में कर रहा हूँ। ठीक है, 21 घोड़े हैं तो 21 घोड़े में कितनी गाय बनेंगी? भाई 3 घोड़े 5 गायों के बराबर हैं, तो 21 घोड़े कितनी गाय के बराबर होंगे? 3 सत्ते 21, तो 5 सत्ते 35, मतलब 21 घोड़े 35 गाय के बराबर होंगे। तो उसने 35 गाय चराई कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, प्लस 2 महीने के लिए 15 गाय चराई, तो 15 गाय चराई 2 महीने के लिए। ये हो गया ए का हिस्सा, रेशियो। यहाँ पे बी का हिस्सा, ये बी है। बी ने क्या किया, 6 महीने के लिए 15 गाय, 6 महीने के लिए 15 गाय, प्लस 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ें, 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ें। अब भेड़ों को गाय में कन्वर्ट कैसे करें? भाई 10 भेड़ 6 गाय के बराबर हैं, 10 भेड़ 6 गाय के बराबर हैं, तो 40 भेड़ें कितनी गाय के बराबर होंगी? 10 चौक 40, 6 चौक 24, तो इसका मतलब 7.5 इंटू 24। ठीक है, इतना हो गया। 35 इंटू 6 कितना होगा? या फिर डायरेक्ट काट लो कॉमन लेके, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट लेना। 35 दूनी 70, 70 तिया 210, तो ये हो गया 210, और ये हो गया 15 दूनी 30, 210 और 30 कितना हो गया? 240। तो ए का हिस्सा कितना आया? 240, बी का कितना आया? 15 छक्का 90, और 24 इंटू 7.5 करना है, लेकिन 24 से 2 लेके अगर हम इसको दे दे तो 24 का 2 लिया और इसको दे दिया, ये कितना बन जाएगा? 15, ये कितना बन जाएगा? 12, तो 15 इंटू 12 कितना हो गया? 180, 180 और 15 छक्का 90 कितना हो गया? 270। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 8:9।
ए को किराए का कितना हिस्सा देना चाहिए। तो टोटल कितना हिस्सा है, टोटल दोनों का मिला के कितना है 17, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 8, तो ए को कितना देना चाहिए 8/17, इतना हिस्सा ए को देना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आया आपका 8/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी ने क्रमशः, ये रहा ए ये रहा बी, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ये जीरो हटा लो, जीरो हट गया एकदम, ये भी काट लो, 4×3 = 12, 4×4 = 16। ठीक, इतना तो दिमाग में कर ही लेंगे, 12 और 16 लिखा था तो इसको 3 और 4 मानो, इतना निवेश किया। ए ने 10 महीने, बी ने 7 महीने किया, तो बी का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना है। अब एक चीज देखो, ए ने कितना किया निवेश 3, कितने महीने के लिए 10, तो 3×30 रेशियो। बी ने कितना किया इन्वेस्ट 4, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, 7×4 = 28। ऐसे करके डायरेक्ट लिखना है आपको, 2 से कटेगा, 15:14। लिमिटेड चीज़ों पर ही पेन चलाना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ही नहीं करना। बी का हिस्सा कितना है 16,800, तो 14 की वैल्यू 16,800 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे मत लिखने बैठना, 16,800 डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिखने मत बैठना, यहीं पे डायरेक्ट करो इसको। 16 एकम 16, यहाँ से बचा 2 और 8 हो गया, 16 दूनी 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 और 12, उसने क्या पूछा है कुल लाभ, सॉरी उसने कुल लाभ पूछा है ना, तो 15 और 14 29, 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। या तो यहाँ पे डायरेक्ट 29 का मल्टीपल ढूंढ लो, है कहीं 105 तो नहीं कटेगा, 100 भी नहीं कटेगा, 34 भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 29 से कटेगा। या फिर क्या करना मल्टीप्लाई कर दो, 29 दूनी 58 का 8, हाथ से लगे 5, 29 और 5 34, ये आ गया 34,800। दोनों तरीके से आप कर सकते थे। या फिर जहाँ पे आपने इनका रेशियो निकाला ना, यहाँ पे 15:14 और आपको पता चल गया कि कुल प्रॉफिट पूछा है, तो यहीं से आप एक बार ट्राई कर लो कि 29 का मल्टीपल मिल जाए। एक मल्टीपल मिल जाता तो आगे भी करने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ 29 के मल्टीपल से क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय 2:4:4 के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब 2:4:4 कट सकता है, पता नहीं एग्जाम में काट के क्यों नहीं दिया 1:2:2, ये एग्जाम में ऐसे ही दिया था, तो इसको ऐसे लिखो 1 + 2 = 5। ठीक, ये भोजन, ये कपड़े, ये मनोरंजन। भोजन की लागत में 10% की गिरावट आई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो -10 से। -10 से क्यों, क्योंकि गिरावट आई। ठीक है, तो ये आ गया -10। कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि आई, तो इसको कर दो +5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 दूनी 10, ये आ गया +10। मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट, इसको मल्टीप्लाई कर दो -15 से, -15 × 2 -30 = इसको करो a से मल्टीप्लाई 5a। ठीक, ये 10 से 10 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5×6 = 30, a की वैल्यू आ गई -6। -6 का क्या मतलब है, कुल घरेलू व्यय परिवर्तन में -6 आया परिवर्तन, -6 मतलब 6% डिक्रीज हुआ। ठीक है, माइनस का मतलब है डिक्रीज, तो -6 का मतलब 6% डिक्रीज हुआ। ठीक, एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये वाला मेथड पता है, इस तरह से इस टाइप से इस क्वेश्चन को करा जाता है, अगर आपको ये मेथड पता था तो आपको क्या करना था। देखो, भोजन की लागत में 10% की गिरावट, 10 दूनी 20, -20 तो यहाँ से आ गया, फिर आगे 5% की वृद्धि हुई, 5×4 = 20, तो +20 ये आ गया, -20 से +20 कट गया, मतलब इतना काम यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, -20 से +20 कट गया। अब देखो, मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आने की उम्मीद है। 15% की गिरावट आई मतलब 15×4 = 60, 60 की गिरावट आ गई। टोटल कितना था, ये सब में बटेगा, 4 और 4 8 और 2 10, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया -6। खाली इतना लिख के भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, तो यहीं से भी 6% डिक्रीज आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 7 + √2 7 - √2, आपको पता है नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो a² - b² आएगा, ये इधर जाएगा ऊपर, ये इधर जाएगा ऊपर, ऊपर जाके ये 7 + √2 + 7 - √2, तो +√2 से -√2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 14, नीचे क्या आएगा 7 7 49, 49 में से 2 गए 47, तो नीचे 14/47 आएगा, माइनस ये आया 14, 49 - 2 क्या आया 14/47, तो इसमें से ये गया तो एग्जैक्ट ये क्या आया 0। ठीक है, इतना ही आपको क्वेश्चन करना था अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप एक एक करके
क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने बैठो या फिर उसे लिख के बैठो। इतना तो पता ही है ना आपको, इनका एलसीएम लेना है। तो 7 माइनस √2 का स्क्वायर 47 आएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, प्लस √2 से माइनस √2 कटेगा, 7 और 7 14, ऊपर डायरेक्ट 14 लिखो। अपने आप को फोर्स करो ये सब करने के लिए, ठीक है, तभी आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली वो चाहता है कि आप कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे 1 मिनट में कितना जा रही है, 0.875 जा रही है 1 मिनट में, तो कितनी मिनट में जाना है उसको, 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 60 और 45 105 मिनट में। अब वो पूछ रहा है 105 मिनट में कितना जाना है। अब आप एक चीज़ देखो, वो खाली ये चाहता है कि आप 875 की मल्टीप्लाई 105 से करो, ठीक, वो इतना करने पे ही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप खाली एक चीज़ देखो, और सारे मल्टीपल तो आप ढूंढोगे कि यहाँ पे 5 रक्षा 3 आ गया तो इसमें 3 का मल्टीपल ढूंढ लिया वगैरह वगैरह। सबसे आसान क्या है, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे देखो 5, अगर 5 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है तो 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, ये आएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ गया, ठीक। अगर दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 होता तो मान लो यहाँ पे होता 45, ठीक, तब क्या करते, तब ये करते, देखो यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, अगर इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से होगी तो मतलब ये दोनों मिलके 25 बन जाएगा। अगर ये 25 बन जाएगा तो हम फिर 25 का मल्टीप्लाई ढूंढते, मतलब 25 का मल्टीप्लिकेशन ढूंढते। वो कैसे ढूंढते भाई, 25 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है उसके लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं। ये 4 ही होते हैं जो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो, या तो 00 होगा या 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा। तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में था 75, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 60% इज इक्वल टू बी का 0.3 इज इक्वल टू, अच्छा 1/6 ऑफ 6, सी का 1/6, यहाँ पे लिख लो इसको, सी का 1/6, तो ए रेशो वी रेशो सी ज्ञात करो। अब या तो आप ऐसे करो कि ए इंटू 3/5 इज इक्वल टू बी इंटू 3/10 इज इक्वल टू सी इंटू 1/6। इनका क्या लोगे, तीनों का एलसीएम लोगे, सॉरी ऊपर वाले का तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे नीचे, मतलब इस तरह से इनका रेशियो निकालोगे। या फिर आपके पास दूसरा मेथड क्या है, ए रेशो वी रेशो सी निकालना है, एक एक ऑप्शन को चेक कर लो कि क्या वो तीनों इस इतना इतना और इतना निकाल के बराबर आ रहे हैं कि नहीं। कैसे, मान लो जैसे ये है फर्स्ट ऑप्शन है, ए का 60%, इसका 60% कितना होगा, 5 का 60% कितना होगा, 5 छंग 30, 3 होगा। 10 का 0.3 कितना होगा, 3। 18 का 1/6 कितना होगा, 3। तीनों 3 3 3 बराबर आ गए, तो इसका मतलब बराबर ही है। इसने ये तो बोला इतने, इसका 60% और इसका 0.3 और इसका 1/6 बराबर है, तो ये 3 3 3 बराबर आ गए, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर भी अगर आपको डाउट है तो अगला वाला चेक कर लेना, 18 का 60% कितना होगा 10.8, 10 का 0.3 कितना होगा 3, यही यही नहीं बराबर आया। अगला चेक कर लो, 10 का 60% 6, 5 का 0.3 कितना आएगा, ये फिर से 3, ये भी बराबर नहीं आया। फिर लास्ट वाला भी चेक कर लो, बराबर आया नहीं, एक ही ऑप्शन का बराबर आया, ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी ये पीछे किया था, और सेम शिफ्ट में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करो और इस बार ट्राई करते हैं और जल्दी करने का। दो व्यक्ति ए और बी एक चरखा किराए पर लेते हैं। ए 3 महीने की अवधि के लिए 16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है। 3 महीने की अवधि के लिए 16 गाय, तो 16 दिया 48, प्लस 4 महीने के लिए 20 भेड़, 4 गाय 8 भेड़ के बराबर हैं, 4 गाय 8 भेड़ के बराबर है, तो 20 भेड़ों के बराबर कितनी गाय होंगी, तो 20/8 इंटू 4, 4 दूनी 8, 2 से 20 गए 10 बार, तो 20 भेड़ के बराबर 10 गाय होंगी। या फिर आधा ही तो हो रहा, 8 भेड़ बराबर 4 गाय, तो 20 भेड़ बराबर 10 गाय, तो 10 गाय 4 महीने के लिए, तो 10 चौक 40, ये आ गया ए का हिस्सा। रेशियो बी क्या है, 6 महीने के लिए 30 भेड़ का उपयोग करता है। 30 भेड़ मतलब 15 गाय, तो 15 छक्का 90, बी का कितना आ गया 90, 48 और 40 कितना आ गया 88 रेशियो 90, या फिर 4 से 2 से कटेगा 44 रेशियो 45, दोनों को जोड़ा तो 89। उसने पूछा ए का हिस्सा निर्धारित कीजिए, ए का कितना आया 44, या फिर यहाँ पे जब आपको ए का हिस्सा 44 दिखा ना, तो यहीं से डायरेक्ट आप 44 लगा सकते थे, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन के 44 है, ठीक। ये क्वेश्चन आया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्रों के 3 समूह की औसत आयु क्रम से 18, 20 और 22 है। यदि तीनों समूहों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है तो कुल औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो, पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, जैसे अभी किया था 2 + 3 + 5 = 10। इनकी कितनी है 18, तो मल्टीप्लाई कर दो 18 से, 18 दूनी 36, प्लस इनकी कितनी है 20, 20 तिया 60, प्लस इनकी कितनी है 22 पंजे 110। इसकी कर दो ए से 10A। 110 और 60 170, 170 और 36 206 = 10A। ए की वैल्यू कितनी आ गई 20.6, तो ये आ गया आपका आंसर 20.6। ये तो हो गया एक बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन एग्जाम में जल्दी करने के लिए क्या करना था, देखो अब एक चीज ध्यान से देखो। मान लो सबका एवरेज इसमें से कोई मान लो 20 की संख्या है जो आसानी हो, जैसे मान लो सबका एवरेज 20 ही था, ठीक है। तो ये जो दो छात्र हैं इनका एवरेज कितना है 18, इसका मतलब एवरेज से कितना कम है 2, एवरेज से 2 कम है कितने छात्रों का 2 का, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया 2 दूनी 4, 4 कम हो रहे हैं दोनों, ये दोनों मिला के एवरेज, ये दोनों मिला के एवरेज में 4 की कमी कर रहे हैं। आगे देखो, ये 5 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना है 22, कितना का इम्पैक्ट पड़ रहा है +2 का, तो ये 5 छात्र मिला के 2 बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल सम कितना बढ़ा रहे होंगे 5 दूनी 10, इसका मतलब ये ओवरऑल 10 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है +10 -4 बराबर +6, इसका मतलब ओवरऑल +6 एवरेज बढ़ेगा। जितना आपने एवरेज माना हुआ है, हमने 20 माना था ना, तो उसमें 6 और बढ़ेगा, लेकिन ये 6 इन 10 के 10 में बटेगा, तो 5 3 8 और 2 10, अगर मैं 6 को 10 में बांट दूं तो कितना आएगा 0.6, तो इस 0.6 को प्लस में आया ना ये, तो इसको 20 में जोड़ दो, कितना आया 20.6। ये क्वेश्चन, ये मेथड था इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने का, कंपैरिजन मेथड एक तरह से बोलते हैं इसको, कि इसको आपने कंपेयर कर लिया, बीच वाला एक मान लिया आपने एवरेज क्या था, फिर देखा ये कितना कम कर रहा है, फिर देखा ये कितना ज़्यादा कर रहा है, फिर देख लिया नेट इम्पैक्ट क्या आया 6 का आया, उस 6 को बांट दो इन सब में, और जो एवरेज आपने माना था ये प्लस का आया तो जोड़ दो, माइनस का आया तो घटा दो, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम कुछ इसी तरह का कंसेप्ट लगा है, देखो कैसे। 11 संख्याओं का एवरेज 68 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 72 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट जो 5 नंबर हैं ये, इनका एवरेज कितना है 63, ओरिजिनल एवरेज कितना है 68, ये कितने की कमी कर रही है एवरेज में 5 की कमी, और कितनी संख्याएं हैं पहली 5 संख्याएं हैं और एवरेज में 5 की कमी कर रही हैं, तो ओवरऑल कितने का इम्पैक्ट पड़ रहा है -25। इन 5 संख्याओं की वजह से 5 की कमी हो रही है, हर एक संख्या 5 5 5 की कमी कर रही है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट कितने का आया -25 का। आगे देखो, अंतिम 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 72, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है इससे 68 से 4, ठीक है 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रही हैं, ये वाली संख्या क्या कर रही हैं, ये संख्या क्या कर रही है, ये संख्या 4 की बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन 5 संख्याएं मिलकर 4 की बढ़ोतरी कर रही हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या कर रही है 5 चौक 20, इसका मतलब ये 20 ज़्यादा है जितना इनको होना चाहिए, शुरू वाली 5 25 कम है जितना होना चाहिए, लास्ट वाली 5 20 ज़्यादा है जितना होना चाहिए, तो ओवरऑल ये जो 10 संख्याएं हो गई 5 और 5 10, इनका जो सम है, इनका नेट इम्पैक्ट क्या आया -5, इनका जो सम है वो -5 कम है जो होना चाहिए 68 का एवरेज मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस -5 का मतलब ये है, जो -5 का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो इन 10 संख्याओं का ओरिजिनल एवरेज, या इन 10 संख्याओं का जो ओरिजिनल सम होना चाहिए ना 68 का एवरेज मेंटेन करने के लिए, वो 5 कम है। तो फिर 68 एवरेज मेंटेन कैसा हो रहा है जब ये 5 कम है, वो ऐसे हो रहा है कि जो छठी संख्या है ना, वो अपनी जितना उसका होना चाहिए ना उससे 5 ज़्यादा लेके बैठी है, ठीक है। इस वजह से 68 मेंटेन है। ये 10 संख्याएं मिलके 5 कम ही कर रही हैं, लेकिन वो जो छठी संख्या है ना, वो 5 ज़्यादा लेके बैठी है जितना उसका एवरेज होना चाहिए उतने से, ठीक। तो ये 68 है, लेकिन पाँचवीं संख्या क्या है 5 ज़्यादा लेके बैठी है, तो 68 और 5 73, 73 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना जो मैंने बताया, तो आप इसको ओरली भी कर सकते थे, आसान था। क्यों? क्योंकि यहीं पे भी 5 दिया है, यहाँ पे भी 5 दिया है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना आसान है। कैसे? 68 ये 63, 5 की कमी हो रही है, और यहाँ पे कितने की अधिक हो रही है 4 की, ये 4 ज़्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 नंबर और यहाँ पे भी 5 नंबर है ना, तो इनका डायरेक्ट डिफरेंस देख लो ना कितना आया, 1 -1 आया, -1 × 5 कर दो, बस आपको सीधा पता चल जाता है कि -5 की कमी, मतलब 5 की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, तो 68 में 5 जोड़ा 73, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
300 से 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 13 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखो 300 से 500 के बीच कितनी भी 13 से विभाज्य संख्याएं हो, मान लो कोई संख्या है 3, 6, 9, 12, 15। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हमेशा बीच वाला नंबर। ठीक, एवरेज क्या होता है? बीच वाला नंबर। अब इस वाली सीरीज में बीच वाला नंबर कौन सा है? 9। ये 9 हमने कैसे निकाला? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाला नंबर आ गया 9। इसका मतलब इस सीरीज का एवरेज कितना है? 9। दूसरा निकालें, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, अब इसमें बीच वाला संख्या, बीच वाली संख्या क्या होगी भाई? बीच में तो यहाँ पे गैप आ गया, 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, कोई बात नहीं, गैप आ गया, कोई बात नहीं। इसके बीच में क्या आएगा एग्जैक्ट? वो देखो ना, एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा? जो 9 से भी उतनी दूरी पे हो और 12 से भी उतनी दूरी पे हो। तो 12 और 9 21, या फिर 18 और 3 21। 21 का आधा कितना कर दो? 10.5। अब एक चीज देखो, ये 9 से कितनी दूर है? 1.5 की दूरी पे है, और ये 12 से कितनी दूर है? 1.5 की दूरी पे है। इसका मतलब इस सीरीज का एवरेज कितना आएगा? 10.5। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो 9 आया, तो इनका डिफरेंस कितने का था? 3 का। तो ये 9 क्या 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल सही बात। ये सब 3 के मल्टीपल थे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो 10.5 क्या 3 का मल्टीपल है? 10.5 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 3.5 इंटू 10 है, सॉरी 3.5 इंटू 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी संख्या के मल्टीपल्स में से एवरेज निकालो, जैसे ये यहाँ से बोल रहा है कि 13 के मल्टीपल्स में से एवरेज निकालना है, तो क्या वो जो एवरेज आया वो 13 का मल्टीपल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई आप जिस भी नंबर्स के मल्टीपल्स का एवरेज निकालोगे, तो वो एवरेज भी तो 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आपने इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आप एक चीज देखो कि उस नंबर में अगर कोई 2 होता तो वो तो निकल गया, लेकिन उसमें से 3 थोड़ी निकल गया, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड थोड़ी किया। 12 और 9 21 था, अब 21 में क्या है? 3 है और 7 है। तो आपने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 10.5 आ गया, लेकिन इसमें ये 3 तो रह गया और ये 7 भी रह गया। आप इसको चाहे 3 से डिवाइड कर लो, चाहे 7 से डिवाइड कर लो, आएगा ना अभी भी। इसी तरह से 13 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पूछे हैं ना उसने, जो 13 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑप्शंस में देख लो 13 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 13 दूनी 26, 17 नहीं। 13 तिया 39, 8 7 नहीं। 13 दूनी 26 और 11, 13 नंबर 117, ये डिवाइड हो रहा है। 13 चौका 52, 5 7, ये भी नहीं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन था जो 13 से डिवाइड हो रहा था, वो था ऑप्शन नंबर सी। और एग्जामिनर ने जानबूझ के एक ही ऑप्शन दिया है 13 से डिवाइड होने वाला, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। पर उसके लिए आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए था ना कि ऑप्शन 13 से डिवाइडेड होगा। एग्जामिनर ने रास्ता दिया है आपको, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना जाना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, इसकी इवेल्युएट करना है कि कितना होगा। 560 का 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। 240 का 66 सही 2/3। 240 का ये कितना होता है? 2/3। 8 से ये गया कितनी बार? 70 बार। और 3 से ये कितना गया? 24। 8 बार। 80 दूनी 160। तो 160 और 70 230। ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट। एक विक्रेता 500 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है तथा 150 रुपये प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। यदि वह 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में उसका कुल कमीशन कितना होगा? अब आप एक चीज देखना, 500 रुपये की शर्ट पर 2% कमीशन, तो एक शर्ट पे कितना कमीशन होगा? 5। ये 2 जीरो तो परसेंट से कट जाएंगे, 5 दूनी 10। ये हो गया शर्ट का कमीशन 10। टाई का कमीशन कितना होगा? 15 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 नीचे 2 से 50 से 100 चला गया 2 बार, और ये 150 चला गया 3 बार, और उस 2 से ये 12 चला गया 6 बार। तो 6 तिया 18। ये हो गया टाई का कमीशन, ये हो गया शर्ट का कमीशन। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट कितनी हो गई? 30। और 4 टाई कितनी होगी? 18 चौक 72। तो ये उसका एक दिन का कमीशन कितना हो गया? 7 3 10 102। तो उसने पूछा 30 दिन में कुल कमीशन कितना होगा, तो 30 दिन में कितना होगा? 0 3 दूनी 6 0 3, 3060 रुपये उसका 30 दिन का कमीशन होगा। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख रहा मैं कि 500 का 2% निकालने के लिए भी मैं लिखूँ। कैलकुलेशन सारी माइंड में करनी है, वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। मैंने 15 का 12% भी लिखा नहीं है,
150 इंटू 12/100, 100 2 बार जाएगा 50 से, 150 3 बार जाएगा, और उस 2 से 12 6 बार जाएगा। या फिर आपको पता है ना 15 इंटू 12 180 होता है, तो 180 क्या गए, ये वाला जीरो आ गया, और 180 का जीरो और ये वाला जीरो नीचे वाले 100 से कट जाएंगे, फिर भी 18 आएगा। डायरेक्ट लिखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता लागत मूल्य से 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% वजन का कम उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो 100 रुपये का 100 ग्राम सेब लाया, अब वो क्या कर रहा है, उसको 5% की हानि पर बेच रहा है। 100 की जगह कितने का बेच रहा है, 95 का, 5% हानि पर, लेकिन वास्तविक वजन से 20% का कम उपयोग कर रहा है। भाई 100 रुपये का 100 ग्राम लाया था, अब वो कितने ग्राम दे रहा है, 80 ग्राम दे रहा है, 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, 80 ग्राम दे रहा है। तो एक चीज़ देखो, 80 ग्राम 100 ग्राम 100 का था, तो 80 ग्राम तो 80 का होगा ना। इसका मतलब जो चीज़ वो 80 की लाया था, वो चीज़ वो 95 की बेच रहा है। ठीक, जो चीज़ 80 की लाया था 95 की बेच रहा है, तो कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, 80 के ला के 95 में बेच रहा है, काट दूं, 16 पंजे 80, 19 पंजे 95, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे। कितने परसेंट हो रहा है, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 या 75/4, तो ये लगभग 19 के समथिंग है। 19 का कितना होता है, 76 होता है, 19 चौक 76, मतलब 19 से थोड़ा सा कम होगा। 19 से थोड़ा कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ पे इसको भाग देने मत बैठना ऐसे करके, 4 से 75 को ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं। या फिर ऐसे सोच लो 18 से ज़्यादा होगा, 18 चौक 72, तो 18 के बाद 3/4 बच रहा है, ये हो गया 0.75, तो 18.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेचने पर हुई वस्तु के हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, 2200 में बेची तो उसको सेम रुपए का लाभ हुआ है, 1800 में बेची तो सेम रुपए की हानि हुई। इसका मतलब जो वस्तु का सीपी है ना, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में है। 2200 और 1800 के एग्जैक्ट बीच में क्या है, वैसे तो सीधा दिख रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन था तो 2000 होता है एग्जैक्ट बीच में, 200 कम किया तो 1800, 200 ज़्यादा किए तो 2200, लेकिन आप नहीं पता कर पा रहे क्या है, तो सिंपल क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 2200 और 1800 कितने होते हैं, 4000, 4000 का आधा कर दो 2000, इसका मतलब वस्तु कितने की थी, 2000 की, और उसने कितने में बेची, 2050 में। तो उसने पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 200 से 205, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 200 पे, इंटू 100 कितने परसेंट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से 5 कितना हो गया, 2.5 बार, इसका मतलब प्रॉफिट ऑफ 2.5%। ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक मुश्किल था, आसान था, आसानी से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन ₹P में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उस फ़ोन को 1.5p पर अंकित करता है। ऑफर पर वह 10% की छूट देता है। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट तो दी नहीं, रुपए का कहीं भी जिक्र नहीं किया और ना ही एग्जैक्ट कुछ पूछा है। उसने बोला है कि खाली इतना गुना बढ़ा के अंकित कर दिया, इतने परसेंट लाभ लिया, इतने परसेंट की छूट दी, और लाभ भी परसेंट में ही पूछा है कि लास्ट में जाके क्या उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लें। उसने क्या बोला, फ़ोन पी में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो मान लो फ़ोन का सीपी 100 था, 20% का लाभ कमा रहा है, 120 उसको बेच रहा है, वो एसपी उसने 120 कर रखा है। विशेष त्योहारी ऑफर के लिए फ़ोन पर 1.5p अंकित करता है, मतलब इसका उसने 1.5p बढ़ा के अंकित किया। 1.5 मतलब 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब वैसे तो 15 12 180 अभी पता ही था, या फिर 120 का 120 आ गया, और 120 का आधा कितना होता है 60, 120 और 60 कितना आया 180, मतलब उसने 180 उस पर मार्क किया। ऑफर पर वह 10% की छूट भी देता है। अब इस पे 10% की छूट देगा तो 9/10 में देगा, 10 में देगा। 9/10 मतलब 10 से 10, 18 नमा 162, 162 में अब वो फाइनली उसको बेच रहा है। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई 100 का लाया था, 162 में बेच रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 62 का लाभ हो रहा है, और 100 पे निकाल रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज ही है ये। इसका मतलब उसको कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 62% उसको इसमें लाभ हो रहा है। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, क्या इसकी लैंग्वेज मुश्किल थी, मुझे तो कुछ मुश्किल दिखा नहीं इसमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित किया मतलब करता है, और एक सेल के दौरान उस पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देख लो, 25% से अधिक मूल्य उसने अंकित किया, 25% अधिक मतलब अगर वो उसको 4 का लाया था
तो उसने उसको 5 अंकित किया, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए एक एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। उसको लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, मतलब 40 का लाया, 50 उसने उस पर मार्क किया, और सेल के दौरान 10% छूट दी। अगर उसने 50 पे 10% छूट दी तो 9/10 में बेच दिया, 9/10 मतलब 45, इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया, 45। उसका लाभ की प्रतिशत क्या हुआ भाई, 5 का प्रॉफिट हुआ 40 पे इंटू 100, 5 × 8 = 40, 2 × 4 = 8, 25 × 4 = 100, 25/2 कितना होगा, 12.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आसान क्वेश्चन था। आधा क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए कर सकते थे और आधा उठा के कर लो, नेसेसरी चीज लिख के करना है बस, अननेसेसरी कुछ मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। चलो डायरेक्ट करते चलें, 100 का माल है, 60% अधिक अंकित किया, 160 उसने मार्क किया, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी, 25% मतलब 1/4, 1/4 की छूट दी तो कितना बचा, 3/4। तो थ्री, अगर ये 160 इंटू 3/4 करे तो कितना आ जाएगा, 4 से ये जाएगा 40 बार, और 40 दिया 120, 120 आ गया। यदि वह 150 रुपए की अतिरिक्त नगद छूट भी देता, फिर भी उसे लागत मूल्य का 14% लाभ कमाता। उसे लागत मूल्य का कितना लाभ होता, 14%, मतलब वो उस वस्तु को 114 में बेचता। अब वो कितनी में बेच रहा है, 120 में, लेकिन अगर 150 की छूट दे देता तो फिर कितने में बेचता, 114 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ, या उसको कितने का नुकसान हो रहा है, 6 यूनिट का। भाई हमने 100 माना था, इसलिए 6 यूनिट है, ठीक है। उसको 6 यूनिट का नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसने 150 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी दी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6×2 = 12 और 6×5 = 30, 25 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2500 रुपये। इसका मतलब लागत मूल्य कितना हो गया, हमने 100 माना था, 100 की वैल्यू होगी 2500, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को कितने किग्रा को 32 रुपये प्रति केजी वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 43.70 प्रति किलोग्राम पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अब आप एक चीज़ देखो, एक आइटम यहाँ पे है, दूसरा आइटम यहाँ पे है, उन दोनों को मिलाया तब ये तीसरा आइटम बना है। ठीक है, अब हमसे एक आइटम का वो पूछ लिया कि क्वांटिटी कितनी थी। इस तरह के कंसेप्ट को देख के आपको क्या चीज़ें आ जाती है, जिन बच्चों ने मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ा है सबसे पहले एलिगेशन ही याद आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, और ये क्या है एसपी। तो हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा ही नहीं सकते, भाई ये एसपी है, हम एसपी पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे, दोनों तरफ सीपी रख के। यहाँ पे रखेंगे हम 45, यहाँ पे रखेंगे हम 32, बीच में भी तो सीपी रखेंगे ना, एसपी थोड़ी रखेंगे। तो एसपी कितना है, 43.7। ये एसपी तब है जब वस्तु पर 15% का प्रॉफिट है, 15% मतलब 3/20, इसका मतलब 20 पे 3 का प्रॉफिट मतलब 23। तो ये 23 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 20 की वैल्यू। अब आएगा हमारा सीपी निकल के, तो 23 एकम 23, कितना बचा 20, और 7 हो गया, 23×9 = 207, 1.9, 19×2 = 38, और पॉइंट से ये कट गया 0, तो 19×2 = 38। तो वस्तु का सीपी कितना था 38, वस्तु का सीपी हो गया 38। 45 में से 38 गए 7, और 38 में से 32 गए 6। इसका मतलब जो 32 रुपए वाली चीनी थी वो है 7 यूनिट, और 45 वाली है 6 यूनिट। उसने पूछा है हमसे 45 वाली कितने किलोग्राम है, तो भाई 32 वाली 7 यूनिट है, और क्वेश्चन में 32 वाली कितनी है 25 किलोग्राम। इसका मतलब 7 की वैल्यू है 25, तो ये 25 अगर 7 की वैल्यू है तो हमें ये बतानी है 6 की वैल्यू कितनी होगी। तो 25 छक्का 150/7, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7×2 = 14, 1 0, 7 एकम 7, 21×7 = 147 होते हैं, मतलब 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सबसे पास में कौन सा ऑप्शन है 21। अब क्वेश्चन में पेपर में इसमें अप्रोक्सीमेट में आंसर लिख के तो नहीं दिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं सकता, तो सबसे अप्रोक्स आंसर 21 लगाएंगे, हालांकि 21 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। तो ना तो उसने लिख के दिया कि अप्रोक्सीमेट में, हाँ लिखा है ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखा है, अप्रोक्सीमेट लिखा है, तो 21 अप्रोक्सीमेट एकदम सही है, ठीक है, 21 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 24 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई क्या है। अब इस क्वेश्चन पे पेन उठाएगा कोई, ये क्वेश्चन किस लिए है, खाली फ्री का नंबर दे के जाने के लिए है, ठीक है। अगर हाइट 7 है, रेडियस 7 है, तो ट्रिपलेट होती है 7 24 25, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ट्रायंगल ही तो बनता है, रेडियस ये होगी 7, ये होगी 24, तो ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितनी आ जाएगी 25, तो ऑप्शन नंबर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपये और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपये समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। कुल मिलाकर उसने दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये लिए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ पे रेट ना दियो वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है, इसमें रेट ही पूछिए। एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, एक चीज़ देखो, दोनों को समान साधारण ब्याज पर उसने पैसे उधार दिए। जब उसने समान साधारण ब्याज पर उधार दिए तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? आसान ऐसे हो गया, उसने 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये बी को उधार दिए। उसने बी को उधार दिए 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये। अब आप एक चीज़ देखो, अगर वो 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार दे या फिर 1 वर्ष के लिए 10,000 उधार दे तो क्या उसको इंटरेस्ट सेम नहीं मिलेगा? एक चीज़ ध्यान रखो, जब हम एसआई निकालते हैं तो क्या करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। भाई ये यहाँ पे पी और टी का तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब है कि 2 वर्ष के लिए वो चाहे 5,000 उधार दे या फिर 10, मतलब 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दे तो इंटरेस्ट उसको सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। तो ए को उसने कितना दिया, मान लो 10,000, और बी को देखो उसने 4 वर्ष के लिए 3,000 दिए। या तो वो 4 वर्ष के लिए 3,000 दे या फिर 1 वर्ष के लिए 12,000 दे, तो क्या उसको इंटरेस्ट सेम नहीं मिलेगा? भाई 4 वर्ष के लिए 3,000 पे भी उसको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर 1 वर्ष के लिए 12,000 पे भी उसको इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। 4 तिया 12, तो इसका मतलब मान लो उसने बी को दिए 12,000 रुपये उधार। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए ने बी को 1 वर्ष के लिए 10,000 उधार दिए और ए ने सी को 1 वर्ष के लिए, सॉरी ये बी था और ये सी था, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए ने बी को 1 वर्ष के लिए 10,000 उधार दिए, ए ने सी को 1 वर्ष के लिए 12,000 उधार दिए और दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये मिले। उसने ओवरऑल कितने उधार दिए? 12,000 और 10,000 कितने होते हैं? 22,000। तो 22,000 पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 2,200। और 1 साल का इंटरेस्ट ही तो रेट होती है। रेट क्या होती है? पर ईयर। तो 1 साल का इंटरेस्ट तो रेट होती है। तो 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 2,200। तो 2,200 22,000 का कितना परसेंट है? सीधा अगर आप काटोगे तो सीधा ही कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 22 से ये गया 10 बार, तो इंटरेस्ट रेट कितनी आ गई? 10%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप समझे मैंने कैसे किया? समझे कैसे किया? मैंने पहले क्या किया, इसको 1 साल के लिए बनाया, कितना आया? 10,000। फिर इसको 1 साल के लिए बनाया, कितना आया? 12,000, क्योंकि इंटरेस्ट सेम थी, इंटरेस्ट रेट सेम था। अब दोनों को कितना आया? इसका 10,000, इसका 12,000, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 22,000। तो ओवरऑल 22,000 पे उसको 2,200 रुपये का इंटरेस्ट मिला। कितने परसेंट मिला? 10%। अगर वैल्यूज थोड़ी सी भारी होती तो मैं क्या करता, टफ वैल्यूज होती तो मैं फिर इस क्वेश्चन में बाई ऑप्शन जाता। मैं इंटरेस्ट रेट मान के क्वेश्चन नहीं करता, मैं बाई ऑप्शन जाता। इतनी देर में मैं एक एक इंटरेस्ट रेट को रख के चेक कर लेता कि किससे ये वाला 2,200 रुपये का इंटरेस्ट मैच हो गया, बस जहाँ मैच हो जाता वही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है। यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा? मूल ऊंचाई 10 थी और 10 को अगर 20% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 20% बढ़ा दिया, 5 से 6 कर दिया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब कितनी हो गई? 12। उसने क्या पूछा? आयतन क्या होगा? प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? 25, और हाइट कितनी हो गई? 12। 25 तिया, सॉरी 25 चौका 100, 100 तिया 300, ये आ गया 300। कैसे किया मैंने? 25 ये मन में किया, इंटू 4 इंटू 3, तो 25 चौक 100, 100 तिया 300, इस तरह से कर लिया, या 25 इंटू 12 300, इस तरह से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी मतलब 10 से 9, त्रिज्या कम हुई ना। क्या था? वृत्ताकार। वृत्ताकार, इसका एरिया कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार आती है, इसका मतलब त्रिज्या 2 बार कम होगी, 10 से 9, 10 से 9, मतलब 100 से कितनी हो गई? 81। कितनी कमी हो गई? 19 की। कितने की? 100 पे। तो 19/100 इंटू 100 कितना आया? 19%। ऑप्शन नंबर सी। या फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए? 10 + 10 - 10 इंटू 10/100। 10 और 10 20, 20 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये आ गया 1, 20 में से 1 गया 19। ये भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस तरह के क्वेश्चन को देखने के बाद एग्जाम में आपको फर्स्ट इंस्टेंट में क्वेश्चन क्या करना है, स्किप, मार्क एंड रिव्यू पे करना है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू करोगे तो आप आगे जाके ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। भाई ये क्वेश्चन कितने नंबर देगा, 2 नंबर, ये क्वेश्चन कितने नंबर देगा, 2 नंबर। तो पहले तो आप ये वाला करो ना, आसान वाला, ये करके आओ, ये करके आओगे, नंबर लेके आओगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है। वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्रफल को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है। भाई गोलाकार वो 100 मीटर तार से कैसे बनाएगा, ऐसे, वर्गाकार 100 मीटर तार से कैसे बनाएगा, ऐसे। तो अब एक चीज देखो, ये तार 100 मीटर है, तो अगर ये तार 100 मीटर है तो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, मतलब ये भी ए होगी, ए होगी, ए होगी, ए होगी, चारों भुजाएं सेम होगी। तो इस वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी, 100/4, 25। ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई, 25। दूसरी तरफ ये देखो, ये वृत्त की परिधि है, ये 100 मीटर के तार से बनी है, तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 100 मीटर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, 100 मीटर, 2 से 100 गया 50 बार, तो आर कितना हो गया, 50/पाई, ये हो गया आर। इतनी बात समझ में आ गई, आर आ गई। अब उसने बोला है बगीचे के सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा, रेडियस हमारे पास है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 50/पाई इंटू 50/22/7। ठीक है, इस पाई को मैंने 22/7 लिया क्योंकि इस पाई को तो मैं इस पाई से काट दूंगा ना। और दूसरा क्या है, सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, वर्ग का कितना होता है एरिया, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, तो 25/25। ठीक, इससे कट जाएगा 25×2 = 50, 25×2 = 50, 2 से 22 गया 11 बार। ठीक है, ये कितना बचा, 7×2 = 14 रेशियो 11, ये बचा 14/11। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 11 से 14 को डिवाइड करने जाऊँ तो 11/14, 11 एकम 11, ये बचा 3, पॉइंट लगाया 0, 11×2 = 22, कितना आया 8, फिर लगाया 0, 11×7 = 77। तो कितना आ गया ये, 11 से 14 को अगर मैं काट दूँ तो 1.27/11। ठीक है, यही मैं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 1.27 सॉरी ये तो बन आएगा ना, अब उसको काट दिया, ये आएगा 1.27 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर उसमें पूरी तरह से डुबो दिया जाता है, तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डुबाई गई वस्तु जो है, डुबाई गई वस्तु का आयतन इज इक्वल टू बर्तन में पड़े हुए पानी का बढ़ा हुआ आयतन। ठीक है, डुबाई गई वस्तु का आयतन इज इक्वल टू पानी का बढ़ा हुआ आयतन। जो वस्तु डुबाई है उसका आयतन कितना है, अर्धगोलाकार है, पहली बात तो अर्धगोलाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई, रेडियस कितनी है 7, 2/3 पाई r³ तो इंटू 7 ठीक है, ये बराबर किसके होगा, जितना पानी ऊपर उठा, पानी कितना ऊपर उठा, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पाई इंटू आर, रेडियस कितनी है उसकी यही तो बतानी है, r इंटू एच कितना है, कितना स्तर बढ़ा वाटर का, 3 सेंटीमीटर, तो एच कितना हो गया 3। ठीक, ये इस पाई से ये पाई कट गया, पहली चीज ये हो गई, पाई से पाई कट गया, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, तो कितना आएगा 2 इस 3 को इधर ले गया मैं, 3² इंटू 7² इंटू 7 इज इक्वल टू r²। अगर मैं स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो, स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 7/3√14। ठीक है, 7/3√14 ये आएगा। अब आपको पता है √14 का एग्जैक्ट आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या तो फिर आप ये है कि भाग विधि से निकाल लो, इस तरह से करके,
ठीक, लेकिन ये ओल्ड मेथड हो गया, ये पुराना हो गया, ऐसे नहीं करना। देखो इसके नीचे वाला सबसे लास्ट वाला इसके पास में जो होता है स्क्वायर, सोचो क्या आता है इसके लास्ट में, क्या आता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है, कितना होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर आता है ना, पहले तो लिख लो 3। अब ये 9 इस 14 से कितना कम है, 5। तो इस 5 को इस 3 के डबल से डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके सबसे लास्ट में स्क्वायर सोचो, इसके सबसे पाँच में इसके सबसे पास में सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा आता है, 9। वो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 लिख लिया, पॉइंट लगा लो। अब देखो कितना बचा, 14 में से 9 हटा दूँ तो कितना बचा, 5। अब इस 5 को इस 3 के डबल से डिवाइड कर दो। 5/6 फ्रैक्शन होती है, लगभग कितना होता है, 83 होता है, 83 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम खाली 8 लिखेंगे। ये आ गया, मतलब हमने एग्जैक्ट 8 लिख लिया। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 7 इंटू 3.8/3, या फिर 7 अट्ठे 56 का जहाँ से लगे 5, 7 या 21 और 5 26, 26.6/3, या फिर 3 अट्ठे 24, 8.8 के लगभग जो होगा सबसे अप्रोक्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स में निकाला ना ये, तो 8.8 के अप्रोक्स में जो आंसर होगा वही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही सबसे पास में है इसके, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के दूसरे त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। पहले त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। सबसे बढ़िया चीज इस क्वेश्चन में दी है कि ये जो दूसरे त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण दिया है ना, ये उसी वृत्त का है। अगर ये सेम वृत्त का केंद्रीय कोण है, इसका मतलब दोनों तरफ रेडियस सेम है। इसके बाद मतलब दोनों तरफ अगर रेडियस सेम है, तो जो सेक्टर के एरिया का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा भाई, जिस रेशियो में सेक्टर का एंगल है, क्योंकि रेडियस तो दोनों तरफ सेम ही है। वैसे मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, ये होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। दूसरी तरफ भी आप यही लिखोगे, πr² θ/360 डिग्री। रेडियस दोनों अलग अलग लिखी मैंने, लेकिन पाई से पाई कटेगा, 360 डिग्री से 360 डिग्री कटेगा। उसी वृत्त की बात की है तो रेडियस भी सेम ही होगी, कटेगी। तो रेशियो क्या बनेगा, थीटा रेशियो, या फिर θ1 रेशियो θ2। दोनों तरफ के एंगल का रेशियो निकाल लो बस। इधर एंगल कितना है 120 डिग्री रेशियो, इधर एंगल कितना है 2π/3, तो 2/3 पाई की जगह कितना लिखोगे 180, ये लिख दिया 180। 60 से काट दो सीधा, 60 दूनी 120, 60 या 180, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। रेशियो क्या आया 1:1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या किसी भी क्वेश्चन के लॉजिक में डाउट आया तो वो भी कमेंट करके बताना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या यहाँ पे इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपका कमेंट सेक्शन में डाउट सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आगे भी हम CGL की और बाकी जो शिफ्ट है या उनमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप ऐसा करो, सबसे पहले आप जब इस सीरीज का इस शिफ्ट का मॉक लगाओगे तो आप पहले मॉक लगाओ, उसके बाद जब आप मैथ वाले सेक्शन का एनालिसिस करोगे, उस एनालिसिस को करने के लिए ये क्लास देखो, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको वो मैथ वाला पोर्शन किस तरीके से टैकल करना था, या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका उस शिफ्ट में गलत हुआ किस तरीके से आपको करना था। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।